हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो आज की क्लास में हम लोग जो अपना यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसमें देखेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 18। हमने 17 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो में आप जाएँ, चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ से आप क्रम से एक के बाद एक सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग। और आज है कजली तीज, तो जो लोग भी तीज का व्रत रखी हुई हैं उन सभी बहनों को हैप्पी कजली तीज। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने पैसेज नहीं रखा है, बाकी अन्य जो टॉपिक्स हैं व्याकरण वाले वो सारे टॉपिक्स आज के पैसेज में आपको कवर करते हुए मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज वर्तनी शुद्धिकरण का है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको बताना है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, और आपसे पूछ क्या रहे हैं एग्जैक्टली उत्तरदायी जो शब्द है उसके बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि देखें आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है। विकल्प देखिए, विकल्प में तो आपको पता ही है कि सारे के सारे लगेंगे कि एक ही जैसे तो हैं, तो पढ़ने में तो सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन हमें तो वर्तनी शुद्धिकरण में देखना है कि वर्तनी किसकी सही है। तो आप देखिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो ठीक लिखा हुआ है, उत्तरदायी या होता है। ठीक है, ई मत लगाइएगा, ई लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। दाई मतलब या, और या में बड़ी की मात्रा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही शुद्ध शब्द है। ठीक है, उच्चारण, तो ये उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण भी नहीं होता है, उच्चारण भी नहीं होता। देखिए उच्चारण हो जाता है, क्या होता है? उच्चारण। उत प्लस चारण इज इक्वल टू उच्चारण। ठीक है, तो ये जो उच्चारण है, अगर कोई पूछ लेंगे इसमें संधि कौन सी है तो व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसको इस तरह से करेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो उत प्लस चारण होगा ना, तो ये हो जाएगा उच्चारण। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। इस बार तो आपको अशुद्ध बताना है। ऑप्शन देखिए, कोमलांगी, दूसरा है सम्मिलित, तीसरा है उत्कर्षता। उत्कर्षता टाइप का कोई दरअसल शब्द ही नहीं होता है, ये शब्द ही गलत है। अनुगृहीत, ये सब ठीक है, सी वाला ही रॉन्ग है। ठीक है, तो उत्कर्षता जो है ये कि अशुद्ध शब्द है, इस टाइप का कोई शब्द होता ही नहीं है। उत्कर्ष जो है वो सही शब्द होता है, बाकी कोमलांगी, सम्मिलित और अनुगृहीत ये सभी तो ठीक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, और देखिए कह रहे हैं कि किस में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तीन ऐसे होंगे जिसमें है। पहला देखिए आरोग्य, तो ये आरोग्य इस तरह से नहीं होता है, इसको तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, आरोग्य इस तरह से। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि किस में नहीं है, तो हमको कुल मिला के सही बताना है। ईसाई, तो क्या ईसाई ऐसे होता है? नहीं, ईसाई होता है ना सॉरी। कह रहे हैं ऊर्जस्वी और औतुष्ुक्त्या। ठीक है, तो इसका आप देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऊर्जस्वी। ठीक है, क्योंकि देखने में लग रहा था कि ये दोनों ही कहीं ठीक तो नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऊर्जस्वी। ठीक है, वैसे ओजस्वी जो है वो ठीक लगता है, लेकिन इसमें यही है। तो आप देखिए दिए गए विकल्प में जो ऊर्जस्वी शब्द है इसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, शेष शब्द अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप होगा आरोग्य का हो जाएगा आरोग्य। ठीक है, क्या होता है? आरोग्य। ज्ञा कि आधा गा और या होता है, ज्ञा मत लिख दीजिएगा उसकी जगह। ईसाई का देखिए हमने बताया कि बड़ी ई ईसाई हो जाएगा। औतुशुक्य, तो ये औतुशुक्य नहीं होता है, क्या होता है? औतशुक्य होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। औतशुक्य होता है, क्या होता है? औतशुक्य। और मुझे नहीं पता कि इसका जो कि सही वो होता है, अर्थ होता है वो क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है कि औतशुक्य का सही अर्थ क्या होता है तो आप मुझे भी कमेंट करके बताइए, जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ हमको पता ही हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध बताना है आपको। हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है स्थायित्व। ठीक है, तो स्थायित्व अशुद्ध बताना है। निरोग, तो निरोग तो ठीक लिखा है, कुछ लोग इसको ना निरोग कहते हैं। क्या होता है? निरोग, तो ये निरोग नहीं होता बाबू, क्या होता है? निरोग होता है। स्वस्थ, तो स्वस्थ होता है। ऐक्यता, तो ये तो सरासर गलत लिखा हुआ है। तो देखिए स्वस्थ होता है, इससे जो है आगे देखेंगे तो स्वास्थ्य जो है विशेषण बन जाता है। निरोग होता है और स्थायित्व होता है, ये सही है, लेकिन ऐक्यता नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपको देखने को मिल जाएगा।
कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो एकता है, बाकी सब तो ठीक ही है। एकता जो है ना ये एक बेकार सा शब्द है, इसका होता क्या है, एकता होता है। क्या होता है, एकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिंग से संबंधित है। कहना है निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। और धरती, तो धरती को माता कहते हैं, ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। कुटुंब, परिवार, तो ये देखिए पुल्लिंग शब्द है। मणि तो जो है ये अपने आप में स्त्रीलिंग है, और सेना की टुकड़ी तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। कुटुंब देखिए पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अर्थात 3 जो है इसमें स्त्रीलिंग होंगे, एक पुल्लिंग, वो बताना है। तो आय जो है वो क्या है, तो आय यानी इनकम, तो आय क्या है, होती है, तो ये तो भाई जो है स्त्रीलिंग है। व्यय किया जाता है अर्थात पुल्लिंग है, तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। नहर बहती है, तो नहर में पानी आ रहा है, तो ये जो नहर है ये क्या है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। और लहरें, तो लहरें जो है उठती हैं, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला देखिए निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए ना, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ज़्यादातर जो यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हैं, कुछ जीडी वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आरओ के क्वेश्चंस हैं। तो मतलब लगभग वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब कुछ भी आए हुए यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रख दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे ना इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और होता क्या है, यही सारे शब्द हैं आज इस एग्ज़ाम में, कल उस एग्ज़ाम में, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये जो चक्र है ना वो चलता रहता है। तो इसी वजह से जो भी एग्ज़ाम हो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहीं से भी मिले उस टॉपिक के, तो आपको सब कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूछेंगे यही सब। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग, मज़ा क्या होता है, आता है, लेकिन अभी हम देखते हैं बच्चे कहते हैं मजी बहुत आवतिया है, तो बहुत मजी आवतिया है, ये तो गलत है। मजी होता ही नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अर्थात ए वाला जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, सजा दी जाती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कजा पत्नी क्या है, रजा, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है जो कि हम अपने हर वीडियो में बता रहे हैं कि दोपहर, कब, तो 2 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से एक महा मैराथन आने वाली है, जिसमें हम लोग हिंदी के सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर लेंगे। तो उसके साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो वीडियो पूरी कंसेप्चुअल होगी, सारे कंसेप्ट उसमें बताए जाएंगे। हालांकि आपको पता ही है कि मतलब कुल मिलाकर के 4 विकल्प वाले नहीं होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जितने पूछे गए हैं वो सब भी करवाए जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि ये जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं ये सब आपको याद करने वाले ही टॉपिक हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो समझने वाली चीज़ हो। संधि अकेले है जो समझने वाली है, तो हम लोग संधि से स्टार्ट करेंगे। जो भी 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, चाहे वो लिंग से संबंधित हो, चाहे वर्तनी शुद्धिकरण से, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, सारे के सारे टॉपिक्स आपको एकमात्र वीडियो में कवर करवाया जाएगा। तो दोपहर 12 बजे 2 सितंबर को जुड़ना मत भूलिएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, साहचर्य का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। तो साहचर्य का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अलगाव। ठीक है, तो साहचर्य का विलोम अलगाव होता है, असहयोग का हो जाएगा सहयोग, और वैमनस्य का क्या होता है, सौमनस्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं स्पृष्ट का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अस्पृश्य। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो है वर्तनी कैसे लिखी जाती है ये भी ध्यान से देख लीजिए। अगला देखिए साधु का विलोम क्या होगा, तो साधु का विलोम पूछ रहे हैं। इसको जो है आप मतलब कि स्त्रीलिंग मत बना दीजिएगा कि साधु का साधुनी हो जाएगा या साध्वी हो जाएगा, ऐसा नहीं। और इसी तरह से आप कंफ्यूज हो, इसी वजह से इस तरह के जो है ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो देखिए साधुनी नहीं होगा, सन्यासिनी भी नहीं होगा, सन्यासी का स्त्रीलिंग होगा सन्यासिनी। ठीक है, साध्वी, तो साधु का जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा साध्वी, ना कि विलोम होगा। ठीक है, तो साधु का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असाधु। ठीक है, अगला देखिए सहोदर। सहोदर मतलब क्या होता है, तो एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सहोदर। और इसका आपको विलोम बताता है, मतलब कि बताना है, ये हो जाएगा अन्योदर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। और धर का जो है विलोम होता है अधर। ठीक है, लक्ष्मी, अब देखिए पर्यायवाची आ गया है, तो लक्ष्मी का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। उमा, कमला, रमा या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है उमा जो है ना वो गौरा पार्वती मैया को कहते हैं। और आज तो वैसे भी बहुत मतलब कि गौरा पार्वती मैया का ही दिन है, क्योंकि आज कजली तीज है। और ऐसा माना जाता है कि कजली तीज का व्रत जो है वो स्टार्ट करने का काम माता पार्वती ने ही किया था भगवान शंकर जी के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि लक्ष्मी का पर्याय, अब देखिए उमा नहीं है, बाकी कमला, रमा ये सभी किसके पर्याय हैं, लक्ष्मी के। तो उमा जो है वो कौन है, गौरा पार्वती मैया है। ठीक है, कौन, गौरा पार्वती। ठीक है, तो ये हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए,
उसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो उमा शब्द है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रमा, कमला, श्री, इंदिरा, पद्मा आदि जो है लक्ष्मी के पर्याय हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी यूं ही थोड़ी ना थी, इतनी जो है मतलब सॉरी बलवान, बलवान इन द सेंस मतलब बहुत ही पावरफुल जो है लेडी थी, और सबसे ज़्यादा पावरफुल आप देखें तो पीएम भी रही हैं। ठीक है, तो इंदिरा मतलब क्या होता है, लक्ष्मी, तो नाम उनका लक्ष्मी से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द ये सब रहे, जबकि उमा हमने आपको बताया कि ये माँ गौरा पार्वती का पर्याय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लहू का समानार्थी, अब समानार्थक शब्द पूछ रहे हैं कि लहू का समानार्थी क्या होगा, तो चाहे समानार्थक कहें चाहे जो है क्या कहते हैं पर्यायवाची कहें, बात एक ही हो जाती है। लहू मतलब क्या होता है, खून, ब्लड, तो इसका जो है जो हो जाएगा क्या बोलते हैं समानार्थक, वो क्या होगा, उपल, शोणित, सेना या फिर सेतु, तो ये हो जाएगा शोणित। ठीक है, आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं ये बताना है। और इस टाइप का क्वेश्चन ना सच में अगर आपको नहीं पता है और कोई ट्रिकी सा ऑप्शन नहीं बना तब फिर ले डूबता है। जैसे इस बार आरओ ने, बहुत सारे लोगों का आरओ में पर्यायवाची गलत हुआ है, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं, कौन सा वो है जिसमें सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कनक, कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है। कंचन मतलब क्या होता है, आप बताइए, निनाद। वदन, वदन मतलब मुख होता है। आनन मतलब भी मुख होता है, दशानन, 10 थे जिसके मुख, तो वो दशानन है। आश्य मतलब भी मुख होता है, यानी मुंह होता है। तो बस यही है जिसमें सारे के सारे शब्द एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि वनिता शब्द का पर्याय क्या है, तो वनिता मतलब होता है स्त्री, और इसका देखिए पर्याय हो जाएगा महिला। सफरी तो मछली को कहते हैं, किसको कहते हैं, मछली को। ठीक है, जानकी तो आपको सबको पता ही है, जानकी माता सीता को कहा जाता था। वनिता के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, तो अबला हो जाएगा, महिला हो जाएगा, रमणी हो जाएगा, औरत, कामिनी, मादा और नारी। ठीक है, अगला देखिए कह रहे हैं इनमें से वसुधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो वसुधा मतलब पृथ्वी, धरा, तो इसका जब हम लोग करेंगे पर्यायवाची तो शर्वरी, धेनुका, पयस्विनी ये सब ना होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विपुला। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। तो वसुधा के अन्य पर्यायवाची भी देख लीजिए, तो विपुला तो होता ही है, इसके अलावा देखिए भू हो जाएगा, इला हो जाएगा, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी और वसुंधरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि अनिष्ट का अर्थ, तो यहाँ दरअसल होना चाहिए था डैश डैश, इन्होंने फिल कर दिया है, होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। कह रहे हैं ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो आपको बताना है कि अनिष्ट का मतलब क्या होता है। हानि, गुस्सा, निर्भय या प्रलोभन, तो ये हो जाएगा हानि। ठीक है, तो अनिष्ट मतलब हानि होता है, वहीं अनिष्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है निष्ठाहीन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि अशक्त का अर्थ विरक्त होता है, परंतु अशक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो यहाँ पे अशक्त का अर्थ जो है ना ये डैश डैश था। ठीक है, तो यहाँ बताइए ये जो डैश डैश है, कुल मिलाकर के आपको जानना है कि अशक्त और अशक्त दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो अशक्त शब्द है उसका मतलब होता है विरक्त, वहीं अशक्त जो है इसका मतलब होता है शक्ति विहीन। ठीक है, चलें, तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि सुनने पढ़ने में आपको लगेंगे एक ही जैसे हैं, परंतु जब अर्थ की दृष्टि से देखा जाएगा तो इनमें अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अर्थ का जो मतलब कि अब्द जो शब्द है इसका आपको बताना है क्या होगा, और ये फिल हो गया है यहाँ भी। तो ये क्वेश्चन तो कुल मिलाकर के एक तरह से मिस प्रिंट टाइप का हो गया है। तो देखिए अब्ज का अर्थ कमल होता है, लेकिन इसके ही जैसे एक शब्द है अब्द, उसका अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बादल। ठीक है, तो इनके अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। जैसे अब्ज जो मतलब जो अब्ज शब्द है इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो पहले तो यही जानिए अब्ज जो है वो कमल को कहते हैं, तो कमल के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, कमल है, पंकज है, जलज है, नीरज, सरोज, अंबुज, वारिज, राजीव और उत्पल। आपको पता है ये जो राजीव है ना, ये वाला क्वेश्चन आरओ यारो 2025 में उस दिन हुआ था 27 जुलाई को, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो हमने तो उसमें एक कविता पढ़ी थी राजीव नयन, ये जो राजीव नयन है वो भगवान राम के लिए जो है शब्द यूज़ किया गया, तो उसी कविता से मुझे ये याद था राजीव नयन, वरना तो ये क्वेश्चन भी गलत होने का चांस रह जाता। राजीव नयन, तो राजीव मतलब कमल, कमल जैसे आंखें किनकी थी, भगवान राम की। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने एग्ज़ाम से पहले चीज़ें पढ़ी हैं बस वही याद है, पहले भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, एग्ज़ाम में थोड़ा अलर्ट रहा जाता है तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, चलें
अब्द की बात करें तो अब्द का क्या होगा, बादल, घन, नीरद, पयोद, वारिद और वारिधर। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है क्वेश्चन कि आग से झुलसा हुआ, इसके लिए क्या शब्द यूज होगा। पहला क्या है, आत्मघाती, दूसरा है अनल दग्ध, तीसरा है अनन्य और चौथा है यज्ञ। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनल दग्ध। क्यों, अनल मतलब अग्नि होता है, दग्ध मतलब झुलसा हुआ या जला हुआ। ठीक है, अगला क्या है कि दोपहर के बाद का समय, इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, पूर्वान, अपराह्न, मध्याह्न या मतलब बिहान। तो बिहान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ होगा अपराह्न। ठीक है, क्या होगा, अपराह्न। तो पूर्वाहन जो है अपराह्न, और एक होता है मध्याह्न। तो ये मध्याह्न तो दोपहर का टाइम है जो 12 से 1 के मध्य होता है। ठीक है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न है, तो दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन हो जाएगा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है अक्सर। आगे देखिए, कह रहे हैं जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अच्युत, अटूट, अटल या फिर अदेय। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्युत। ठीक है, तो आप देखिए, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए अच्युत होता है। ना टूटने वाले को अटूट, तो ना टूटने वाला बंधन यानी अटूट बंधन। ठीक है, जो अपनी बात से ना टले उसको क्या कहते हैं, अटल। तो अटल सत्य है, कहते हैं जो टल ना सके उस तरह का सत्य है। और जो दिया न जा सके वो हो जाएगा अदेय। ठीक है, आगे देखिए, संधि विच्छेद से आ रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहे हैं संख्यागमन, ये संख्यागमन है। एक सेकेंड, क्या हो गया, ओ संख्यागमन, आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देखिए, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, तो ये तो नहीं होगा। सखी प्लस गमन भी नहीं होगा। अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि सखी प्लस आगमन इज इक्वल टू संख्यागमन। और इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि संख्यागमन का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, सखी प्लस आगमन। इसमें कौन सी संधि है, तो वियण स्वर संधि है। इसको याद करने के लिए सूत्र होता है इको यणज, यानी ई का या हो जाना है। ठीक है, और इसके नियम अनुसार यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाता है। ठीक है, तो वही है संख्यागमन, सखी प्लस आगमन इज इक्वल टू संख्यागमन। आगे देखिए, कह रहे हैं प्रति प्लस आरोपण, जो भी इसको आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिरोपण होगा या प्रत्यारोपण होगा या फिर प्रति आरोपण या फिर प्रत आरोपण। तो जाहिर सी बात है प्रत्यारोपण हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रम उल्टा सीधा हुआ है, लेकिन आँख खोल के जो है अगर आप देख रहे होंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर आँख नहीं खोल के देख रहे हैं, कुल मिला के केवल और केवल सुन रहे हैं, तब तो और ही कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो क्रम कुछ भी हो, आपको तो बस शब्द पे ध्यान देना है, प्रत्यारोपण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति प्लस आरोपण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपण। और इसमें भी कौन सी संधि है, तो वही इको एड़च वाली, यानी कि ई का या हो जाना है। और तो ये क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आरोपण इज इक्वल टू प्रत्यारोपण। इसमें यण स्वर संधि है। जब लघु या दीर्घ छोटी ई, छोटा ऊ और री के उपरांत कोई असमान स्वर आए, यानी कि ई ऊ ये ना आए, तो क्या होगा, तो ई का ई ऊ री के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ई वाले के स्थान पे या, ऊ वाले के स्थान पे वा और री का हो जाएगा रा। ठीक है, अब देखिए लोकोक्ति और मुहावरे, ये तो मोस्ट फेवरेट होता है। कह रहे हैं कि लेना एक न देना दो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो उधार वापस ना करना, या किसी से उधार न लेना, या फिर किसी से कुछ मतलब न रखना। तो बस न उद्धव का लेना न माधव का देना, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं रखना, वही हो जाएगा न लेना एक न देना दो। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं आप काज महाकाज, इसका आपको सही अर्थ बताना है। पहला क्या है, अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। अच्छा, दूसरा मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, तो ये नहीं होगा। तीसरा, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, तो बस यही बात है। ठीक है, तो अपन काम महाकाम, यही है अपना काज महाकाज, अर्थात काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें ना आप देखेंगे घर गाँव में इस तरह के लोग बोलते ही रहते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये सब चीज़ें पढ़ के ही आएंगी, बोल चाल से भी चीज़ें कुछ सीख ली जाती हैं। अगला देखिए कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखिए, कोयले का व्यापार करना, बिल्कुल नहीं। बुरे काम से बुराई मिलना, जाहिर सी बात है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप कोयले की दलाली करेंगे तो मुंह थोड़ी ना सोने जैसा चमकेगा, तो वो तो मुंह तो करिया हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मतलब कि टॉपिक में दिया हुआ है, सिलेबस का ये हिस्सा है। बाकी मैंने तो देखा है कि पूछते नहीं हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले, लेकिन अक्लमंदी क्या होती है कि छोड़ा कुछ ना जाए। ठीक है,
तो देखिए तुलसीदास की रामचरितमानस है, ये बात एकदम ठीक है। कुतबन की कह रहे हैं मृगावत, जायसी की पद्मावत, तो जायसी की पद्मावत तो है। क्या मंझन की चित्रावली है? तो बस यही गलत है, मंझन की चित्रावली नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए मंझन की क्या है, मंझन की है मधुमालती और शेख उस्मान की है चित्रावली। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम, तो ये हो जाएगा शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ठीक है, आगे देखिए चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, कुतबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। तो चंदायन आप देखिए मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? मुल्ला दाऊद। मुझे भीनी भीनी स्मृति आ रही, जैसे इन सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले भी करवा दिए, कोई बात नहीं, एक बार आपका रिवीजन हो गया अगर पहले करवाया है तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नए आते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे लोग वही हैं जो पहले से देख रहे हैं, नए नए लोग भी आते रहते हैं, तो उनके लिए तो ये नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की रचना है, जो कि पहले मतलब कि क्या थे, तो हिंदी के पहले सूफी प्रेम काव्य जो है वो लिखे थे। किसके द्वारा? चंदायन के द्वारा। कौन सी रचना? सॉरी एक सेकंड गलती हो गई। तो ये जो मुल्ला दाऊद है ना, इनके द्वारा ये जो रचना लिखी गई जिसका नाम है चंदायन, ये हिंदी का पहला सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। और ये 14वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इसकी रचना का अनुमान लगाया जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लुरकहा या लुरकथा नाम से भी संबोधित या अभिहित किया है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस रहे हैं टोटल। हमने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए आज ना, हाँ 30 क्वेश्चंस करवाए। अगर आप लोग मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए पॉलिटी के प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हमने अपने इसी चैनल पर जो मतलब कि कंसेप्ट है और एमसीक्यू दोनों की ही वीडियोस बनाई हुई हैं। आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। आज उसमें हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कंसेप्ट और एमसीक्यू दोनों ही बताया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने कुछ नया जाना समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक ज़रूर करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी कजली तीज।